ऐसे कई सारे केसेस दीपावली के समय मेरे पास आए। बहता हुआ नल जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको अपना वो जो हाथ है मान लीजिए, तो उस हाथ को आपको उसके नीचे रखना है। घाव सूखते समय हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और करना क्या चाहिए? घाव की जो पट्टी है उसको गंदा होने लगी सिनेरियो को एक अक्यूट बर्न मैनेजमेंट हम लोग इसको बोलते हैं। पहला स्टेप क्या होना चाहिए था जो उन्हें करना चाहिए था? पाउडर इज नॉट गुड फॉर अस, तो हमें सबसे पहले उसको वॉश ऑफ करने के बाद से लेके पूरा पेशेंट को रिहैबिलिटेशन तक, ताकि वो वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी जो है वो वापस से रिज्यूम कर सके। मैं बहुत छोटा था जब दीपावली के समय एक बड़ी सी फुलझड़ी से मेरे पापा अनार दाना जला रहे थे और अचानक वो अनार फट गया और उनका हाथ रिस्ट तक जल गया। पूरे हाथ में अचानक फोले पड़ गए और पापा ने चमड़ी को पकड़ के खींच दिया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने 4 बातें सुनाई कि आपको ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, अब इसे ठीक होने में समय लगेगा। आज से 6 महीने पहले मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे एक मजदूर के बच्चे के शरीर में गर्म दूध गिर गया और बच्चा महज 8 महीने का था। उसके पेट में, छाती में बड़े बड़े फोले पड़ गए। जब वो डॉक्टर के पास लेके गया तो उसने डॉक्टर को बताया कि मैंने नीम की छाल का इस्तेमाल किया और चूने का एक लेप का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन बहुत बढ़ गई। कई सारे केसेस दीपावली के समय मेरे पास आए, जिससे चिंतित होकर मैंने सोचा कि मैं किससे बात करूं। तभी एक नाम मेरे सामने आया जिन्होंने महज 9 साल के एक्सपीरियंस में हजारों बर्न सर्जरी के केसेस हैंडल किए और आज हमारे बीच में इसी समस्या पर चर्चा करने के लिए उपलब्ध है शैल्बी हॉस्पिटल के मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर दीपेश अग्रवाल। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो पर। सर, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसे कुछ इंसिडेंसेस देखे जहां पर इस तरीके के बर्न केसेस हमारे पास आए और उन्हें पता ही नहीं था कि क्या किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए। तो अगर कोई जलता है तो जनरली इसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, हम वो जानना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। आज हम इसी पे अपना पॉडकास्ट करने वाले हैं सर। तो आई विश आप हमारे व्यूअर्स को इस चीज से सतर्क कर पाएंगे ताकि ऐसी कोई समस्या उनके पास आती है तो वो हैंडल कर सके। ये सबका एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि तुरंत जलने के बाद क्या करना चाहिए। हर किसी को पता भी नहीं होता है और बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं कि ये कर लो, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कम्युनिकेट करना आपके थ्रू कि हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, जो एक पर्टिकुलर सही तरीका है जलने के बाद मैनेज करने का। तो फर्स्ट चीज़ जो रहती है हमें जलने के तुरंत बाद, कि जो जलने के टाइम पे अगर मान लीजिए कोई कपड़ा है वो जल रहा है या कोई भी चीज़ ऐसी आसपास है जो आपको जलते वक्त आपके कांटेक्ट में है, तो उसको पहले तो हमें दूर करना है। दूसरा जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि उसको नॉर्मल पानी, जो ना ठंडा है ना गर्म है, एक नॉर्मल बहता हुआ नल जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको अपना वो जो हाथ है मान लीजिए, तो उस हाथ को आपको उसके नीचे रखना है। कब तक रखना है आपको? जब तक कि वो जो जलन आपको महसूस हो रही है वो कम ना होने लग जाए। चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे वो 15 मिनट हो, चाहे वो 20 मिनट हो। 20-25 मिनट में थोड़ी सी जो आपके हाथों की जलन है वो कम पड़ने लगेगी। सो दैट इज अ गुड टाइम कि आप उसको एक साफ तौलिए में लपेट के एक नियरेस्ट बर्न सेंटर या नियरेस्ट प्लास्टिक सर्जन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर या तो टूथपेस्ट लगाने का या बर्फ के पानी में हाथ डालने का या बर्फ रगड़ने का कोई रोल नहीं है। आप शरीर को और नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसा काम करने से। आपको बस ध्यान रखना है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होना चाहिए, ना तो गर्म ना तो ठंडा। एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में आप उसको लगातार जो है वॉश करते रहें। उससे आपकी जो जलन है वो भी कम होगी और आपके जो शरीर में होने वाले चेंजेस हैं आप उनको भी रोक पाएंगे। तो अब आपने बताया कि इस कैटेगरी में हमको ओपीडी बेसिस पे और हॉस्पिटल में जाना चाहिए। पर सर क्या होता है, जैसे हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, अब वो घाव सूख रहा है। अब कई बार ये होता है बहुत इचिंग हो रही है तो वो खुजा लेते हैं। कई बार घर वालों ने बोला यार उस पर एक काम करो, घी लगा लो, नारियल का तेल लगा लो। ये कई सारे नीम हकीम खतरा जान वाली बात हो जाती है और आपको तो पता ही है कि भारत में हर बच्चा डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। तो ये घाव सूखते समय हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको बाकी एडवाइजेस का सुनना बंद करके सिर्फ एक जो आपका क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन है या बर्न स्पेशलिस्ट है उसकी बातें सुननी चाहिए। दूसरा, वो हम लोग जनरली घाव सूखते वक्त एक ड्रेसिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल ड्रेसिंग्स रहती हैं वो,
जिसमें हम लोग वुंड के हिसाब से उसको मॉइस्ट रखना है या हमें उसको ड्राई रखना है, उस हिसाब से हम ड्रेसिंग्स करते हैं। अगर वुंड को हमें ड्राइनेस फील होती है कि वुंड को हमें मॉइस्ट रखना है, तो हम उसमें एक स्पेशल ड्रेसिंग्स, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 3 से 4 दिन तक बिल्कुल नहीं खोलना है। तब तक हमें अपने लिए जो हमें पेशेंट्स को ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हमें अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है। उस टाइम पे घाव की जो पट्टी है उसको गंदा होने नहीं देना है। इन सब बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, आगे जो है अपने को रेगुलर विजिट्स करना है। जिस जिस तारीख को आपको बुलाया गया है उस तारीख को अपने को फॉलोअप में जाना है। जो दवाइयाँ हमें खाने को दी गई हैं हमें उनको रेगुलरली खाना है। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम अपने जो घाव है उसको बेटर टाइम पे हील कर पाएंगे और विदाउट एनी स्कार हम उसको हील कर पाएंगे। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये जो आपने बताया सर कि बर्न केसेस की जो ड्रेसिंग होती है वो अलग होती है। डेफिनेटली वो अलग होती है। उसमें हमारे पास आज की डेट में बहुत सारी मोडालिटीज आ गई हैं, नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज आ गई हैं, जिसमें हम घाव को बेहतर तरीके से और कम टाइम में हम हीलिंग दे सकते हैं पेशेंट को। ओके, तो ये जो गलतियां हम कर लेते हैं कि कोई भी पट्टी लेके आ गए, बाद में वो चिपक जाता है, फिर उसको खींचते हैं, वो इसी वजह से होता है। एग्जैक्टली, मतलब आज हम वो चीजें अप्लाई कर रहे हैं जो आज से 70 साल 80 साल पहले अप्लाई की जाती थी। आज हमारे पास बहुत अच्छी चीजें आ गई हैं। ग्रोथ फैक्टर्स के साथ ड्रेसिंग्स आ गई हैं, एंटीबायोटिक इम्प्रेग्नेटेड ड्रेसिंग्स आ गई हैं। तो दैट हेल्प्स कि हमें उसको बदलने का टाइम भी हमें लंबा रहता है, कि हमें तुरंत बदलने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि बार बार हम ड्रेसिंग्स चेंज करते हैं पेशेंट के लिए उतना पेनफुल होता है। हम उसको कम बार ड्रेसिंग्स बदलते हैं तो वी आर एक्सपोजिंग हिम टू लेस पेन एक्चुअली। सो व्यूअर्स, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी किसी को बर्न होता है तो सबसे पहले आप प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंचें, क्योंकि बर्न की ड्रेसिंग और बर्न का सारा ट्रीटमेंट अलग है। अपने आप से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। तो सर, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे फादर का इंसिडेंस, मेरे वर्कर के बच्चे का इंसिडेंस, ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस हमारे पास आते हैं। अच्छा, हम लेमैन हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और उससे फ़ोन पे बात करें तो उसे बताएं क्या। तो जनरली ये जो जलने वाली चीज़ें होती हैं इसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते क्या है सर? इसे आप फर्स्ट एड बोल सकते हैं। तो फर्स्ट एड स्टार्ट्स विद द होम। ओके, तो वहाँ के अपने को घर में क्या करना है और अपन को उसको हॉस्पिटल में लेके आने क्या करना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, पूरे सिनेरियो को एक एक्यूट बर्न मैनेजमेंट हम लोग इसको बोलते हैं। एक्यूट बर्न मैनेजमेंट, राइट, वेरी नाइस। एंड इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट एड एट होम। फर्स्ट एड आने के बाद और फिर हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आने के बाद जो होता है एक्यूट बर्न मैनेजमेंट शुरू हो जाता है, जिसमें हम घाव की स्थिति देखते हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, हमें आगे कितना हमें इसमें एडमिशन की ज़रूरत है, या हम उसको ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हैं, या हम उसको एडमिट करके हमें उसको जो उसका फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको हमें रिप्लेस करना है, कैसे उसे खाने पीने का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें हॉस्पिटल में मैनेज होती हैं। वेरी नाइस। तो सर, अब क्योंकि भाई लेमन है, हमें पता नहीं है, अचानक से मान लीजिए जैसे मैंने बताया मेरे फादर का हाथ जला, पहला स्टेप क्या होना चाहिए था जो उन्हें करना चाहिए था एज अ लेमन? फर्स्ट स्टेप ये था कि फायर क्रैकर इंजरी जब भी होती है, फायर क्रैकर्स के साथ गन पाउडर होता है, एंड गन पाउडर इज नॉट गुड फॉर अस। तो हमें सबसे पहले उसको वॉश ऑफ करना है। तो जस्ट एज वी टॉक कि मतलब हमें उसको एक बहते हुए पानी में नल के नीचे रखना है। तो उनको सबसे पहले आपको एक बहते हुए पानी में रखना चाहिए था। फफोले पड़ रहे हैं तो उनको पड़ने दीजिए, दैट इज गुड फॉर अस। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर वहाँ पे फफोले पड़े उसको फोड़ने की जरूरत नहीं है, स्किन को पील ऑफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको उसको बस अच्छे से वॉश करके एक साफ टॉवल में एकदम लपेट के आपको एक अच्छे किसी भी प्लास्टिक सर्जन या बर्न सेंटर में जाके आपको नियरेस्ट पॉइंट में जाना चाहिए था। और ये पानी में कितनी देर तक हाथ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोटे के अंदर पानी डालते हैं, उसमें हाथ डाल लेते हैं, बर्फ रख लेते हैं, उसमें हाथ डाल लेते हैं। तो एक्चुअल प्रोसीजर क्या है? बहता पानी, किसी बकेट में पानी डालना, बर्फ करना, और अगर बहता पानी भी है तो कितनी देर तक हमको यूज करना है? बहता पानी है तो दैट इज द बेस्ट फॉर अस, अगर बहता पानी है तो। अगर नहीं है, अवेलेबल हो पा रहा है, तो एक नॉर्मल बाल्टी में पानी है जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी है, उसमें ना बर्फ मिलानी है, कुछ नहीं मिलाना है, ना बर्फ रगड़नी है, हमें सिर्फ उसको अंदर डाल के रखना है थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारा थोड़ी सी जो जलन है वो कम नहीं हो जाती है, या हमें ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा मैं सह सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं नियरेस्ट बर्न सेंटर में जाने के लिए आई एम रेडी फॉर इट मेंटली। ओके सर, ऐसे कोई 3 फैक्ट्स और मिथ्स ऐसे बर्न के समय पे कि हाँ ये 1 2 3 ये चीजें हैं जो मिथ है जो लोग करते हैं, पर फैक्ट ये है हमें ये करना चाहिए, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? डेफिनेटली, जो फर्स्ट वाला मिथ है कि हमें उस पर टूथपेस्ट लगा लेना चाहिए, नीम का पत्ता लगा लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि
टूथपेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। उससे आप एक अलग से एक मिंट जैसी चीज़ और एक अनस्टेराइल चीज़ को आप एक स्टेराइल जगह पे लगा रहे हैं। ये मिक्सिंग की वजह से कई बार आपको इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स उसमें ख़राब कर सकते हैं आपकी चमड़ी को, दाग बना सकते हैं अगर एक बार इन्फेक्शन सेट हो गया। हम चाहते हैं कि जो भी हीलिंग हो विदाउट एनी स्कारिंग, विदाउट एनी निशान हो वहाँ पर। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप उसमें कुछ भी ना लगाएं। आप बेस्ट है कि उसको किसी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होती है, जैसे घर में हमारे सोफ्रामाइसिन होती है, न्यूस्पोरिन होती है, आप वॉश करने के बाद अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको लगा लें, ना कि किसी टूथपेस्ट या किसी हल्दी या ये सब चीज़ें लगाएं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड मिथ विच यू फील कि लोग फॉलो करते हैं पर हमें इसकी जगह फैक्ट ये है ये यूज करना चाहिए। बर्न रिहैबिलिटेशन जो होता है ये हमारे बर्न मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, एक टीम वर्क होता है जिसमें हमें बेसिकली जलने के बाद से लेके पूरा पेशेंट को रिहैबिलिटेशन तक, ताकि वो वापस से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो वापस से रिज्यूम कर सके, उसका एक टीम वर्क होता है जिसमें हमारे रिहैबिलिटेशन का एक फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कि जैसे ही घाव सूखने लग जाते हैं, घाव सूखते वक्त ही हमें तुरंत जो है एक फिजियोथेरेपी चालू करनी पड़ती है, जिसमें हम सारे जॉइंट्स को मोबिलाइज करना चालू करते हैं, पेशेंट को हम चलाना चालू करते हैं, उसके सारे मूवमेंट्स हम चालू करते हैं धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं किया तो ये डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्चर्स, जो कि मैनेज करने के लिए फिर आपको एक बार और हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरगो अ सर्जरी ऑल्सो। सो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट सर। मतलब हमें तो ये चीज़ आइडिया भी नहीं थी कि बर्न के केसेस में भी फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। एग्जैक्टली, सो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्चर वाले केसेस हैं, जो एक सुकड़न जिनको आ जाती है, अगर वो लोग इन बातों का ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ भी नॉर्मल लोगों की जैसे चल सकती है। एग्जैक्टली। सो दैट्स राइट सर। तो अब अगर मैं कहूँ कि हमारे व्यूअर्स को बर्न के केसेस में इमीडिएट जो एक्शंस लेने चाहिए, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपकी कुछ सलाह, तो जाने से पहले आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको उनको बतानी है, जिनसे वो अपना ख्याल रख सकते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए एक सलाह। डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगा कि जो आप घर पे कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या माइंडसेट है बर्न को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके थ्रू मैं व्यूअर्स को आपके यही बताना चाहूँगा कि पहली बात तो घबराए नहीं, सब कोई जानकार बने कि हमें फर्स्ट एड क्या देनी है। फर्स्ट एड के बाद आपका जो है हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे प्लास्टिक सर्जन से मिले, जैसा वो बताएं आप उसके अकॉर्डिंगली चलते रहें। That's great, sir. So टिप्स जो सर ने बताई, अगर कभी किसी को बर्न होता है, सबसे पहली चीज आप बहते हुए पानी में हाथ रखें तब तक जब तक कि आपको ठंडक महसूस ना होने लगे या जलन कम ना हो जाए। दूसरा कि हमें उसमें उसकी स्किन को पील ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हमें उसमें किसी भी तरीके के चूने या पेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगाना ही है तो सोफ्रामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो शायद मैंने कम ही सुना था और पहली बार आपके मुंह से मैं सुन पा रहा हूँ ये बात, कि हर बर्न केस की अलग ड्रेसिंग होती है। तो घर में किसी नॉर्मल पट्टी को लगा करके ना लपेटे, वरना वो चिपक गई तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। एम आई करेक्ट सर? यस एग्जैक्टली, दैट इज वेरी पेनफुल आल्सो। तो आपको आजकल ऑक्लूसिव ड्रेसिंग्स ऐसी आ गई हैं कि उसमें निकालते वक्त भी पेन फ्री रहता है एनवायरनमेंट। हम कुछ चीज़ ऐसी यूज करते हैं कि जिसमें आपको कम से कम पेन हो। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ जबलपुर के मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर दीपेश अग्रवाल, जिनके नाम न जाने कितने बर्न केसेस की सर्जरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इफ इन केस आपको कभी ऐसी कोई समस्या होती है तो शायद भी हॉस्पिटल में आप डॉक्टर दीपेश अग्रवाल से आकर के कभी भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसे कोई और डाउट आपके दिमाग में आते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन पे डालें। हम निश्चित डॉक्टर दीपेश अग्रवाल सर से डिस्कस करेंगे और आपके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ऐसी ही सेहत से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ शैल्बी पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।